बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 में आपके पास यूनिट नंबर 7 की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे और इसके साथ वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसे नंबर 5। आपने एसे नंबर 5 लेक्चर नंबर 13 में किया था और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 एंड 15 में बेटा यूनिट नंबर 7 की ट्रांसलेशन की थी। तो हम आज यूनिट नंबर 7 की ट्रांसलेशन के बाद अब एक्सरसाइज को जो इंशाल्लाह आज फिनिश करेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लॉसरी इज़ गिवन और ग्लॉसरी में जो पहला वर्ड है दैट इज़ करियर। करियर का मतलब होता है कि आप अ जॉब और सीरीज ऑफ रिलेटेड जॉब्स दैट यू डू, ठीक है, कि आपका जो पेशे से मुतालिक। नेक्स्ट वन इज़ सर्कमस्टांसेस, इसको उर्दू में कहते हैं सिचुएशन या हालात, ठीक है, हालात। एनवायरमेंटल कंडीशंस कह सकते हैं आप इसको, या ऑफ इवेंट कहेंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब हो गया कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद एक्सेल है बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से आगे बढ़ जाना, ठीक है, सबकत ले जाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब उर्दू में जो है वो तरगीब या तहरीक है और इंग्लिश में इसका जो मीनिंग आएगा दैट विल बी इंस्पिरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टिसिपेंट, ठीक है, टू टेक पार्ट, द वन अपर, ये पर्सन के मुतालिक होगा, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट, ठीक है, हिस्सा लेता है किसी भी चीज़ में, इन समथिंग। और लास्ट वन है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का उर्दू में मतलब है तरजीह देना, ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है वोकैबुलरी वर्ड्स जिसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट वन इज़ सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब ऊपर भी दिया हुआ है आपके पास कि एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाएगा आपके पास, हालात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब है शरीक, ये वो लोग हैं जो कि किसी चीज़ में शरीक होते हैं, ठीक है। ये पर्सन के मुतालिक आप कहेंगे, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्रायोरिटी, उसका उर्दू में मतलब होगा तरजीह देना। और बेटा आप ऊपर ग्लॉसरी में भी इसका मतलब देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम चीज़, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कॉन्टेस्ट, जिसको उर्दू में आप कहते हैं मुकाबला, और इसका सिनोनिम जो आपके पास बन जाएगा दिस विल बी कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट वन इज प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, पहले वाले, गुज़िश्ता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, बी बेटर देन अदर्स, ऊपर वोकैबुलरी में भी ऑलरेडी गिवन है। मोटिवेशन उर्दू में मतलब है इसका तरगीब या तहरीक, और जो इसका सिनोनिम बनेगा दैट विल बी इंस्पिरेशन। और लास्ट वर्ड फाइनेंशियली। फाइनेंशियली का मतलब उर्दू में मुआशी भी कह सकते हैं और मालियाती भी कह सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसका बन जाएगा इकोनॉमिकली। ओके, next word is, next segment is explain each phrase as used in the lesson. Very important one, बहुत important है आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आपके सिनोनिम वाले पोर्शन में इनमें से एक आध लाजमन ले लिया जाता है। तो फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग बम्पी राइड, ठीक है। लॉन्ग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि तवील, तो इसका अगर आप इसका सिनोनिम ढूंढेंगे दैट विल बी अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस जर्नी, ठीक है, डिफिकल्ट जर्नी, अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग या डिफिकल्ट जर्नी। सेकेंड वन इज अर्नड फर्स्ट प्लेस, ठीक है, इसका मतलब है स्टूड फर्स्ट, ठीक है, बी बेटर देन अदर्स भी इसको आप कह सकते हैं, अर्न फर्स्ट प्लेस, अव्वलीन मकाम हासिल करना, हमने इसका उर्दू में मीनिंग किया था। उसके बाद है वेल राउंडेड स्टूडेंट, जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना ऑल राउंडर, ठीक है, जिसको तमाम चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल होता है, तमाम सेगमेंट्स पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अ स्टूडेंट विद मैनी एबिलिटीज़, जिसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आ जाएगा इन द कंपनी ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे लोगों की, दूसरे दोस्तों की सोहबत में या दूसरे तालिब इल्मों की सोहबत में। नेक्स्ट वन है टू लुक फॉरवर्ड टू इट। टू लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि उसका मुंतज़िर रहना, इंतज़ार करना, टू वेट फॉर इट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्शियसली। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास मेड इट
दिस फार, मेड इट दिस फार का मतलब है कि आप सक्सेस की तरफ जाना है, गॉट सक्सेस टू, कि अब तक आप कामयाब रहे हैं, ये हमने लेसन में इसका किया था। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज में नेक्स्ट चलें कॉम्प्रिहेंशन में, तो फर्स्ट वन है अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्सर आपका ये सिनोनिम एंटोनिम में आता है लॉन्ग बम्पी राइड, तो इसका मतलब है हार्ड एंड चैलेंजिंग जॉब, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ए में आपके पास दिया हुआ इजी टाइम, नो इट्स नॉट द इजी टाइम। लॉन्ग बम्पी राइड का मतलब लेजर टाइम भी नहीं है, इसका मतलब है हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, ठीक है। सेकेंड वन, द ऑथर थिंक्स he will become a well-rounded student by, क्या करके बन जाएगा वो well-rounded student? पहली ऑप्शन दी हुई है making good grades in academics, सेकेंड दिया हुआ है participating in co-curricular activities, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, partaking का मतलब taking part, इनका मतलब वही सेम मीनिंग है, taking part, partaking both in academic एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो दोनों ही जो है कॉम्बिनेशन राइटर कहता है कि अगर ये मैं अडॉप्ट कर लूँ तो आई विल बिकम अ वेल राउंडेड या सक्सेसफुल स्टूडेंट। नेक्स्ट बच्चे आपके जो स्लाइड है दिस इज द सेम, कंटिन्यू करेंगे हम प्रीवियस स्लाइड को, प्रीवियस सेगमेंट को। नंबर 3 पर आपके पास है हिज समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years हेल्प्ड हिम, किस चीज़ में हेल्प किया? गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी दोनों का एहसास हासिल करने के लिए या उसके बारे में समझ बूझ हासिल करने में उसको हेल्प किया। नंबर 4 पर अगर आप देखें तो द ऑथर हैज़ बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस की वजह से उसको क्या मिला? वो मैच्योर हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है। पहले मैं बताया हुआ है वेल टू डू, अभी वो उसने हमें वेल टू डू नहीं बताया कि वो अभी मालियाती तौर पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वेल टू डू नहीं हुआ, प्रॉस्परस अभी खुशहाल अभी नहीं हुआ। सी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सोशल एंड वेल नोन, तो अभी वो सोशल और वेल नोन का कॉन्सेप्ट भी उसने हमें लेसन में नहीं दिया, तो जो कॉन्सेप्ट हमें लेसन में दिया है वो क्या है कि वो मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया अपने समर जॉब एक्सपीरियंसेस की वजह से। उसके बाद नंबर 5 पर है दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, इस बढ़ती हुई नमू पाती हुई तरक्की पाती हुई मस्बत सोच ने हैज़ गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम, किस चीज़ के लिए? फेमस? नो नॉट फेमस, फेमस बनने के लिए नहीं है। वेल्दी? नहीं, वेल्दी बनने के लिए भी नहीं किया उसने, सक्सेसफुल बनना उसका ऑब्जेक्टिव था। तो जब आप सक्सेसफुल बनते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं दे बिकम द बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट सेगमेंट पर चलें तो दीज आर द आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एज वेल एज यू आर हैविंग योर बॉक्स क्वेश्चंस, तो इसको आप you'll learn from the book I have already assigned you। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे एंड और नेक्स्ट सेगमेंट इज ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। डेफिनेट कहते हैं किसी खास को, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को, और इनडेफिनेट जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप नहीं कह रहे। मैं अगर आप में से किसी एक बच्चे को कहूँगा तो मैं कहूँगा यू या शी, तो मैं नॉमिनेट कर दूंगा ही, शी, आई, तो मैं नॉमिनेट कर दूंगा। दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस, ये डेफिनेट प्रोनाउंस हैं। लेकिन इनडेफिनेट क्या होगा? जब मैं कहूँगा कि आप में से कोई एक, वन ऑफ यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो मैं किसी खास एक शख्स को नहीं कह रहा, मैं आपसे इन जनरल कह रहा हूँ कि वन ऑफ यू, ईच ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, मैनी ऑफ देम, ठीक है। तो इस किस्म के जो वर्ड्स हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसा कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, सम, एनी, फ्यू, तो ये सब के सब इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। हमने क्या करना है इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमने क्या करना है अंडरलाइन इनडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमने अंडरलाइन करना है। और आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसमें 3 या 4 ऑप्शंस दी हुई होंगी प्रोनाउंस की, और उसमें से आपने पहचानना होगा कि ये जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है दिस इज एक्चुअली इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो पहला वाला क्या है? एवरीवन इंजॉयज अ गुड मूवी, कि एक अच्छी मूवी होती है तो उसको हर शख्स इंजॉय करता है, तो उसमें जो एवरीबडी है तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सेकंड में डज एनीबडी हैव द टाइम, तो यहाँ पे एनीबडी आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नंबर 3 में वन सैंग व्हाइल द अदर प्लेड द गिटार, एक ने गाना गाया और दूसरे ने गिटार प्ले किया, तो ये दोनों के दोनों, वन और अदर, दोनों के दोनों इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नंबर 4 नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नोबडी यहाँ पर आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नंबर 5 में द सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, जो फ्यू का वर्ड है दिस इज एक्चुअली
इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि कुछ लोग जो है वो सीक्रेट के बारे में जानते थे। नंबर 6 पे है नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी, तो वहाँ पे निगेट किया गया कि नहीं, जो सीक्रेट है वो अभी भी यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में नहीं कहा गया कि बहुत सारे लोग जानते थे। पहले कहा था चंद लोग जानते हैं और फिर अब कहा है बहुत सारे लोग, तो यहाँ जब मैनी का वर्ड है दिस इज एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 7 पे है मैथमेटिक्स इज टू हार्ड फॉर सम, कि कुछ बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो आपके पास वर्ड है सम का, ये आपको शो कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 8 पर आता है आपके पास श्योरली यू रिकग्नाइज समबडी, समबडी का वर्ड यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है दिस इज एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन। और नंबर 9 पर आपके पास आ रहा है इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, ठीक है, तो एनीथिंग का जो वर्ड है अगेन यहाँ पर आपके पास दिस इज एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट में आपके पास आता है टिक द वर्ब विच एग्रीज विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब एग्री कर रहा है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे। सिंगुलर होगा तो उसके साथ आप कौन सा प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करेंगे, और प्लूरल होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि यह सिंगुलर प्रोनाउन आ रहा है या प्लूरल आ रहा है, और उसके मुताबिक अब हमने सिंगुलर के मुताबिक वर्ब लगाना है जो उससे एग्री करता है या प्लूरल के मुताबिक। फर्स्ट वन देखते हैं हम। फर्स्ट वन है ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स तो प्लूरल है, लेकिन उससे पहले ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो ईच की वजह से, हर कोई की वजह से हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और जब ये सिंगुलर आ जाएगा तो हैज़ और हैव दोनों ऑप्शंस में सिंगुलर के साथ आप बेहतर जानते हैं कि हैज़ इस्तेमाल होता है, तो ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैज़ वन वोट। नंबर 2 पे वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ तो प्लूरल है लेकिन उससे पहले वन जो है ये सिंगुलर है, तो वन की वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे ईट और ईट्स जो दोनों ऑप्शंस हैं इसमें से ईट्स विल बी द राइट ऑप्शन, वन की वजह से एस का इजाफा कर देंगे आप, ठीक है। सिंगुलर में आप एस का इजाफा करते हैं और प्लूरल्स में आप एस का इजाफा नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे देखें बोथ ऑफ द आंसर्स, आंसर्स भी प्लूरल है और बोथ का वर्ड भी आपको प्लूरल शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप आर लगाएंगे। नंबर 4 पे देखें अ फ्यू ऑफ द स्टाफ, अब यहाँ पे स्टाफ कलेक्टिव नाउन है आपके पास, सिंगुलर ट्रीट करते हैं आप, लेकिन उससे पहले क्या है अ फ्यू, उनमें से चंद, तो चंद जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो एक से ज़्यादा होने की वजह से अब हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो यहाँ पर वर विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 5 ऑल ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स भी प्लूरल है, ऑल भी प्लूरल को शो कर रहा है, तो रन और रन्स दो ऑप्शन है आपके पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगेन है, तो प्लूरल में मैंने आपको बताया था कि जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, इसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है, तो रन विल बी द राइट ऑप्शन। नंबर 6 समवन सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है, समवन डैश हिज ओन थॉट्स, अब यहाँ पे आपको हिज और ओन, हिज से भी समझ आ रहा है कि सिंगुलर है, समवन हैज हिज ओन थॉट्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 और द नंबर लास्ट वन, जिसे आप कह सकते हैं यू नो दैट अदर्स डैश ट्राइड दिस, अदर्स प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ आप हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो हैव विल बी द राइट ऑप्शन, यू नो दैट अदर्स हैव ट्राइड दिस। इसके बाद बेटा हम लोग अगर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इसके स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक यूज़ करेंगे, इधर हैज़ और हैव, उसके बाद हमेशा जब भी परफेक्ट होता है तो उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सवाल करेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी हुआ हुआ है कि इसको हम परफेक्ट में क्यों कर रहे हैं बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा आप इसको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर जानते हैं टाइटल में हमारे पास दिया हुआ है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, तो राइट नाउ वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर आपके पास पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाती हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है, तो आप जो मोस्ट सूटेबल होगा उसको आप जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे,
ठीक है। और आपके पास, आप बेहतर जानते हैं हमेशा कि एग्ज़ाम में जो MCQs में राइट चॉइस होती है वो हमेशा एक ही आप टिक करते हैं, तो वही आपने राइट चॉइस को टिक करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। फर्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डैश इन कराची, तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है और साथ में क्या कहते हैं, ही जो है वो प्रोनाउन दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन लिविंग इन कराची या हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड इन कराची, तो यहाँ पे हैज़ पहले आएगा, ही बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वन, आई डैश चाइनीज़ फॉर 20 years, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 years। सिर्फ दो सिंगुलर्स हैं आपके पास, आई और यू, जिसको आप प्लूरल कैटेगरी में लेते हैं, अदरवाइज तमाम सिंगुलर्स के साथ हैज़ और तमाम प्लूरल्स के साथ हैव यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है डैश इन एरोप्लेन बिफोर, अगेन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो कि आपको शो कर रहा है कि हमने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हैज़ एलिया फ्लोन इन एरोप्लेन बिफोर, कि क्या एलिया पहले हवाई जहाज़ में उन्होंने सफ़र किया है। उसके बाद नंबर 4, आलिया एक्चुअली इट इज। नंबर 4 पे है शॉन डैश नॉट गॉन टू लंच येट, शॉन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे और गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगी, नॉट दरमियान में आपको इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो शॉन हैज़ नॉट गॉन टू लंच येट। उसके बाद नंबर 5 पे अगर आप देखें, आवर क्लास डैश टेक अ फील्ड ट्रिप देयर 3 times this year। और क्लास कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे आप इसको सिंगुलर लेंगे। और क्लास हैज़ टेकन अ फील्ड ट्रिप 3 times in this year। नंबर 6 पर है वेयर डैश दे मूव टू, वेयर अब दे है, दे के साथ आप हैव यूज़ करेंगे, वेयर हैव दे मूव्ड टू, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जैसे पहले आया था। और लास्ट वन क्या है, जवेरिया डैश दैट क्वेश्चन 4 times टुडे, जवेरिया हैज़ आस्क्ड, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे। तो जवेरिया हैज़ आस्क्ड 3 questions दैट क्वेश्चन 4 times टुडे, जवेरिया ने आज ये सवाल 4 दफ़ा पूछा। तो इसके साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 7 की, आई थिंक कि बड़ी ईजी सी थी, ये ख़त्म हो चुकी है। और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ ऐसे नंबर 5 लेक्चर नंबर 13 में जैसे मैंने मेंशन किया कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, रिमेनिंग पार्ट आपके सामने जो है वो ये मौजूद है लाइब्रेरीज़ के हवाले से। अगेन मैं आपको वही इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आपने इसको लर्न करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने मीनिंग भी लिख दी हैं। आई थिंक कि इसको समझना आपके लिए नहायत आसान है। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो दैट इज़ कि जब आप कोटेशंस लिख रहे हैं उसमें आपके अटैम्प्ट में, आपके पैराग्राफ स्टार्ट करने में जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं कि कोटेशंस को इंडेंट करके लिखेंगे, जब भी आप कोई हेडिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे डबल अंडरलाइन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे या लेटर ऐसे की हेडिंग देंगे तो वहाँ पर आप डबल अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो 1 word गैप होगा स्टार्ट में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे और एंड पर एंडिंग लाइन। अपने फॉन्ट को थोड़ा सा एक ही एंगल पे रखें। अगर आप स्ट्रेट राइटिंग में लिख रहे हैं तो तमाम वर्ड स्ट्रेट राइटिंग में, और अगर आप इंक्लाइंड राइटिंग में लिख रहे हैं, इटैलिक्स में लिख रहे हैं, तो सब के सब एक ही एंगल पर आएँ वर्ड्स, ठीक है। विद दिस और ऐसे नंबर 5 आप लोग जो है वो फर्स्ट हाफ आपने इसका पहले से किया था, रिमेनिंग हाफ आज आप प्रिपेयर करेंगे और फुल ऐसे जो है वो आप मुझे सेंड करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 जो है वो यहीं तक था। विद दिस आई वुड लाइक टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।